हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आर ओ एग्ज़ाम के लिए हम मॉक टेस्ट जो है लगा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने जो है 84 प्रश्नों को कवर किया था। इस क्लास में 84 से लेकर के 140 प्रश्नों को कंप्लीट जो कवर करेंगे। आज के मॉक टेस्ट में खास बात ये रहेगी कि आपको करंट अफेयर के 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथ में मैथ रीजनिंग के भी कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे। काफ़ी अच्छी क्लास रहेगी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, तो पूरा वॉच कीजिएगा। प्रश्न नंबर 85 है, मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। तो सभी यहाँ पर एक दूसरे के सामने सही लिखे हुए हैं, तो डी आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 86। नीचे दो वाक्यांश दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर। उपयुक्त में से कौन सही है? सही का चयन करना है। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अभिकथन ए भी सही है और कारण भी सही है। देख लीजिए क्या इसकी सही व्याख्या कर रहा है या नहीं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। प्रश्न नंबर 87 है, इको मार्ग उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो, आप आंसर करते हुए चलिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। प्रश्न जो एग्जाम में इससे संबंधी भी बना था। प्रश्न नंबर 88 है, अभिकथन ए व कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए जीवमंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण है। कारण जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। यदि आपने ऑप्शन सी चुना है तो बिल्कुल सही है, ए सही है, परंतु आर यहाँ पर गलत है। जीवमंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, ये यहाँ पर गलत था, क्योंकि निवेश हो सकता है। प्रश्न नंबर 89 है, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, तो ये सही है। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 90 लगाते हैं, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है, तो डी राइट आंसर होगा। एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक। प्रश्न नंबर 91 है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। प्रश्न नंबर 92 है, विकास की हिंदू दर किसकी विकास दर को संदर्भित करती है? प्रति व्यक्ति आय या फिर राष्ट्रीय आय? तो बी चुनने वालों का राइट आंसर होगा, राष्ट्रीय आय को ये संदर्भित करती है। प्रश्न नंबर 93 है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास MSMED अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, वर्ष 2006 में। याद कर लीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास 2006 में इसको पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 94 है, आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन
बी राइट आंसर होगा। लघु और मध्यम उद्योग से आबिद हुसैन समिति का संबंध है। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 1998 में। अच्छा प्रश्न ये भी। प्रश्न नंबर 96 है, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है। कई सेट में ये प्रश्न हमने करा दिया है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो सभी जानते होंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, ये इसके 3 पॉइंट हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। यूएनडीपी के बहुआयामी गरीबी सूचकांक में शामिल है। कितने संकेत जो इसमें शामिल हैं, तो बी राइट आंसर है। 10 संकेतक जो इसमें शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, जनसंख्या के माल्थुसियन सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ज्यामितीय प्रगति। जनसंख्या के माल्थुसियन सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है ज्यामितीय प्रगति पर। चलिए देखिए, काफ़ी अच्छा मॉक टेस्ट था, आप देख रहे होंगे। अब नॉर्मल प्रश्न आपको देखने को मिल रहे होंगे जो कंटिन्यू वीडियो वॉच कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 99 है, ब्रिटिश काल में भारत में पहली बार जनगणना किसके काल में हुई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। लॉर्ड मेयो के काल में पहली बार जो है गणना कराई गई थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के आदर्श वाक्य के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था। तो वेरी इजी है, डी राइट आंसर होगा। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक थी 1981 से 1991 या फिर 1961 से 1971। तो बी राइट आंसर होगा यहाँ पर। 1961 से 1971 के दौरान भारत में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। प्रश्न नंबर 102 है, 2011 की जनगणना के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, लगभग 17%। प्रश्न नंबर 103 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। विटामिन ए संतरा दिया गया है, विटामिन सी नींबू दिया गया है, विटामिन डी काड़ मछली का तेल और विटामिन B6 धान का चोकर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यही सही सुमेलित नहीं है। इसको याद कर लीजिएगा, धान का चोकर, इसमें विटामिन B6 जो है पाया जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कणार कहा गया है। अभिकथन ए, मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। सोचिए, मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य है। तो ये पॉइंट यहाँ पर सही है। कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना था। ए गलत है परंतु आर सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपके प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। विद्युत विभव के संदर्भ में यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। केवल वन वाला पॉइंट यहाँ पर सही है, यह एक अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि के कुछ नाम तो आप जानते ही होंगे, तो उसी से आइडिया आप लगा सकते थे। प्रश्न नंबर 106 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व है। मूल तत्व पूछा गया है, तो बी राइट आंसर होगा, हीरा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। यह चूने पत्थर का
रासायनिक नाम है? प्रश्न नंबर 108 है। अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लेक्टस से या पके फल के लेक्टस से? देखिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, जिसको सही पता होगा वही आंसर लगा पाएगा। तो सी राइट आंसर है, बिना पके फल के लेक्टस से अफीम को प्राप्त किया जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करते रहना है, लाइक का बटन जो है क्लिक कर दीजिएगा। आपका मोटिवेशन ही मुझको फीडबैक देता है। प्रश्न नंबर 109 है। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, दोनों, ए और बी दोनों। तो डी राइट होगा। प्लाज्मा झिल्ली जो है प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 110 है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। कहाँ पर ये भंडारित रहता है? लीवर में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए। घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा सहायक है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो कि घाव को भरने के लिए काम में लाया जाता है। प्रश्न नंबर 112 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए रतौंधी रोग हो जाता है इसकी कमी से, तो सही लिखा हुआ है। विटामिन B3 पलेरगा, विटामिन डी वनधत्ता और फोलिक एसिड रक्त अल्पता। तो आंसर आपको मिल गया है, सी राइट आंसर होगा, क्योंकि यह सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन, आयरन, खाने का नमक, सोडियम, कपड़े धोने का सोडा, पोटेशियम। कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न का आंसर होगा डी विकल्प, कपड़े धोने का सोडा। पोटेशियम दिया गया है, कपड़े धोने के सोडे में क्या आएगा? सोडियम कार्बोनेट। याद कर लीजिए, सोडा यहाँ पर लिखा हुआ है तो सोडियम कार्बोनेट आएगा। चलिए अन्य से भी यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 114 है। पोपोकेटेपेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये, सी राइट आंसर होगा। मैक्सिको में यह ज्वालामुखी है। देखिए ये टेस्ट हमने अच्छे से कवर किया है और इस टेस्ट में काफ़ी अच्छे प्रश्न भी थे, बड़ा ही मन लगा है इस टेस्ट को करने में। प्रश्न नंबर 115 है। नींबू पदम दारचा सड़क निर्माण किन दो राज्यों को जोड़ता है? ध्यान से उत्तर कीजिएगा। तो सी राइट आंसर है, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। याद कर लीजिए, नींबू पदम दारचा सड़क। चलिए प्रश्न नंबर 116 है। यहाँ से करंट के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? करंट में प्रश्न हमने आपको उपलब्ध करा दिया है, तो बी राइट आंसर होगा, ब्रुसेल्स। प्रश्न नंबर 117 है। 25 जुलाई 2024 को विषयगत श्रेणी में किस राज्य के रेडियो मयूर को उसके कार्यक्रम टेक सखी के लिए 10वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किया गया है? किसको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार राज्य को। बिहार को ये पुरस्कार दिया गया है टेक सखी के लिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 118 है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह प्रश्न भी हमने करा दिया है, याद कीजिए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, ओलंपिक ऑर्डर। वहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि किसको ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है, तो हमने बताया था अभिनव बिंद्रा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। मेघालय ने हाल ही में किस OTT प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? हेलो मेघालय, मेघालय दर्शन, मेघालय पर्यटन, मेघालय विकास। आंसर होगा ए विकल्प,
हेलो मेघालय, याद कर लीजिए, हेलो मेघालय। प्रश्न नंबर 120 है, कौन से दो पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष बन गए हैं? पहले एशियाई पुरुष बने हैं ये, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आंसर आएगा डी विकल्प, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। प्रश्न नंबर 121 है, भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में खोला गया है? भारत का पहला है और जन औषधि केंद्र कहाँ पर ये खोला गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मॉरिशस में, मॉरिशस में। प्रश्न नंबर 122 है, भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास IMT 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, नाकाला में इसका जो आयोजन किया गया है। प्रश्न ऐसे भी पूछा गया था, IMT का संबंध जो है किन देशों से है, यानी कि IMT त्रिपक्षीय अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो याद कर लीजिए, भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया। ये क्वेश्चन भी कराया है, I से इंडिया, M से मोजाम्बिक, T से तंजानिया। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न नंबर 123 है, हाल ही में महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, डॉक्टर उमा रेले को। देखिए, हम आपको GS के साथ में करंट अफेयर के प्रश्न भी उपलब्ध कराते हैं, इससे हमारी करंट पर भी एक अच्छी पकड़ बनी रहती है। और जो भी हम दे रहे हैं काफ़ी अच्छे से आपको दे रहे हैं। काफ़ी विद्यार्थी चैनल से जुड़े हुए हैं और भाई जो नए हैं वो भी जुड़ सकते हैं, तो प्रैक्टिस आप यहाँ पर कर सकते हो। प्रश्न नंबर 124 है, ब्रिटिश सरकार ने हाल ही में किस फिल्म निर्माता को उनकी फिल्म सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि देने की घोषणा की है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, क्रिस्टोफर नोलन को जो है नाइटहुड की उपाधि देने की घोषणा की है ब्रिटिश सरकार ने। प्रश्न नंबर 125 है, 19 मई 2024 को कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बने हैं? पहले हैं जो कि अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बने हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, एड डवाइट, नाम भी अजीब ही है। प्रश्न नंबर 126 है, जुलाई 2024 में नए राज्यपालों की नियुक्ति के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। राज्यपाल और यहाँ पर राज्य दिए गए हैं, गुलाब चंद कटारिया ये राज्यपाल बने हैं पंजाब के। सी का 2 देख लीजिए कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है, तो सी प्रश्न का राइट आंसर होगा। एक भी पॉइंट पता है तब भी काम चल जाता है, अन्य को सभी को, वैसे हमको इन सभी को याद कर लेना है क्योंकि लेटेस्ट हैं। CP राधाकृष्णन ये राज्यपाल बने हैं महाराष्ट्र के, और रोमेन डेका ये बने हैं छत्तीसगढ़ के, संतोष कुमार गंगवार झारखंड के राज्यपाल बने हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 127 है, केंद्र सरकार ने किस तारीख को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? इसकी चर्चा जो संसद में की गई थी, वीडियो आप भी देखते रहते होंगे, और इसका जो आंसर है ऑप्शन बी है, 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला लिया केंद्र सरकार ने, जो कि एक अच्छा फैसला मैं इसको नहीं कहूँगा। चलिए, प्रश्न नंबर 128 है, 19 से 20 जून 2024 के मध्य विश्व बैंक के साथ साझेदारी में किस मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के भोपाल में एवियन इन्फ्लुएंजा प्रकोप एवं प्रतिक्रिया सिमुलेशन अभ्यास आयोजित किया है? सिमुलेशन अभ्यास किसने इसको आयोजित किया है? तो सीधा सा आंसर लगा दीजिए, बी, पशुपालन मत्स्य पालन एवं डेयरी मंत्रालय ने इसका जो है आयोजन किया है विश्व बैंक के साथ साझेदारी करके। चलिए, प्रश्न नंबर देखते हैं 129,
केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो बी चुनने वालों का राइट होगा, मनोज पांड्या। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। प्रश्न नंबर 130 है, सफल पोजी इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हेयरिंग इम्प्लांट करने वाला देश पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। कौन बना है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, कमांड हॉस्पिटल पुणे में है। ये कमांड हॉस्पिटल जो कि पुणे में है, ये सफल पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हेयरिंग इम्प्लांट करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। प्रश्न नंबर 131 है। तो यहाँ से कुछ मैथ के प्रश्न आ चुके हैं, तो आप कॉपी पेन उठा लीजिए और मेरे साथ साथ जो इनको हल करते हुए चलिएगा। यदि किसी संख्या में से 4 घटा दें तो उस संख्या के व्युत्क्रम से 21 गुना हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? तो छोटा प्रश्न होता है, इसको हम चाहे तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। पहले प्रश्न को बना लीजिए। प्रश्न में कह रहा है 21 गुना हो जाती है, तो आपको ऑप्शन में ऐसी संख्या चूज करनी है जो कि 21 को काट दे। 5 नहीं काटेगा, ना 9 काटेगा और न ही 11 काटेगा, तो 7 जो इसको काट देगा, यानी कि 7 से 21 जो है डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अब इस प्रश्न को कैसे बनाएं हम? देखिए, किसी संख्या में से 4 घटा दीजिए और फिर कहा है उस संख्या के व्युत्क्रम से 21 गुना हो जाती है, तो 21 गुना कर दीजिए। ऑप्शन से हमने 7 ले लिया है, तो 7 लेने पर आप यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए, हल कीजिए। 7 में 4 जाने पर कितना आएगा? 3 आएगा, और 7 या 21 यहाँ पे 3 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसको सूट कर रहा है। इसके लिए सूटेबल आंसर है ऑप्शन बी। बाकी आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। प्रश्न नंबर 132 है, दो संख्याओं का योग 10 है, उनके वर्गों का अंतर 40 है, दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो दो संख्याओं का योग कितना दिया है? 10 हमको दिया है, और इनके वर्गों का अंतर 40 है। अब इसको फॉर्मूले खोल लीजिए, एक बार आप इसको जोड़ दीजिए, एक बार इसको आप घटा दीजिए। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, इतनी 10 गुना x - 4, इधर 40 है। ये डिवाइड कर दीजिए 10 से 40 को, कितना आएगा? 4 आ जाएगा। अब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लीजिए। जैसे इनको जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू तो आ जाएगी 7 आपके पास, और ये वाली वैल्यू आप समीकरण 1 में रख दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। तो क्या कहा था प्रश्न में? दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो दोनों में सबसे बड़ी संख्या 7 है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर लगाइए 133। एक संख्या अपने 20% से 20 अधिक है, संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो संख्या मान लेते हैं x है। एक संख्या अपने 20% से 20 अधिक है, तो अधिक है यहाँ पर 20 रख दीजिए, और संख्या अपने 20% से, तो 20% से 20 अधिक है। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। 20 ही कम 20, 20 पंजे 100, तो x - x/5 20, इसको हल करेंगे तो 5x - x और बटे 5 20, ऊपर आ जाएगा 4 और ऊपर आ जाएगा 4x, इधर गुना कर लीजिए, 20 पंजे 100, और 4 से 100 को आप डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? 25 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। एक संख्या के घन का वर्गमूल उसके वर्गमूल का घन है। यह संख्या 1 नहीं है और यह 6 से न्यून है, संख्या होगी। ऐसे प्रश्न को कैसे हल करें?
तो इसका भी सीधा सा फंडा है कि आप ऑप्शन से इस प्रश्न को हल करें भाई। देखिए यहाँ पर एक संख्या के घन का वर्गमूल उसके वर्गमूल का घन है। तो वर्गमूल यहाँ पर दिया गया है, ऐसी संख्या देख लीजिए जो ऑप्शन में वर्गमूल वाली हो, तो ऑप्शन सी तो राइट आंसर होगा। कोई संख्या ऐसी नहीं है जो कि वर्गमूल वाली संख्या हो। तो इस प्रकार इसका आंसर तो हमको मिल चुका है। अब आप थोड़ा सा और देख लीजिए कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर एक संख्या के घन का वर्गमूल, यहाँ तक इतना पकड़िए पहले। तो हमने ऑप्शन चुना है सी। अब सी में 4 है, 4 का पहले घन कीजिएगा। घन करने पर कितना आएगा? 64 आएगा। 64 का आपको क्या करना है? वर्गमूल करना है। तो कितना आएगा? 8 आएगा। अब उसके बाद उसके वर्गमूल का घन, किसके? संख्या के। तो संख्या हमने 4 ली थी, इसका क्या करना है? वर्गमूल करना है। तो 2 आएगा। 2 का क्या करना है? घन करना है। तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू दोनों ही बराबर हैं। तो ऑप्शन सी ही राइट आंसर होगा। तो भाई मैंने तो ऐसे ही किया है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। प्रश्न नंबर 135 है। एक धन ए बी सी और डी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए और बी 3:5 के अनुपात से है, बी और सी 6:7 के अनुपात में है, सी और डी 8:9 के अनुपात से है। तो ए और डी को प्राप्त होने वाले भागों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपने देखा होगा कि आरओ के एग्जाम में 6% मैथ से थे और 6% रीजनिंग से थे, टोटल 12% थे। ये 12% भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आरओ एग्जाम को निकलवाने में। तो इसको कैसे हल करेंगे? आसान प्रश्न है, देखिए यहाँ पर कर लेते हैं। ए बटे बी गुना बी बटे सी और सी बटे डी। तो 3/5 गुना 6/7 8/9। क्योंकि ए डी का पूछा है तो बी से यहाँ बी कट जाएगा, सी से यहाँ सी कट जाएगा, तो ए अपॉन डी यहाँ पर आ जाएगा। इसी का अनुपात हमसे पूछा है। इधर भी आप काट लीजिए जो भी कटता है। 3 से 9 को काटेंगे तो 3 तिया 9 होगा, और 3 से 6 को काटेंगे तो 3 दूनी 6 होगा। ऊपर कितना बचा है? 2 गुना 8 बचा है तो 16 हो जाएगा। नीचे बचा है 7 पंजे 35। तो 16:35 देख लीजिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। तो डी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 136 है। एक नाव जिसकी शांत जल में गति 6 किमी प्रति घंटा है। अब ये नाव की गति है जो कि 6 किमी प्रति घंटा है। तो नाव की गति को हम एक्स मान लेते हैं और ये 6 किमी प्रति घंटा है। 1 किमी की दूरी नदी के प्रवाह के विरुद्ध, तो दूरी हमको दी है, कितनी दी है? 1 किमी दी है, और नदी के प्रवाह के विरुद्ध दी है 15 मिनट में। तो समय कितना दिया गया है? 15 मिनट, और मिनट को चेंज करना पड़ेगा घंटे में। तो 60 से आप डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? 1/4 आ जाएगा। तो नदी के प्रवाह की गति कितनी होगी? तो प्रश्न में इसने पहले कह दिया कि नदी के प्रवाह के विरुद्ध, और नदी के प्रवाह की गति इसने पूछा है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो समय बराबर आप कर लीजिए दूरी अपॉन चाल। समय हमारे पास 1/4 है, दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर की है। चाल आ जाएगी क्योंकि विरुद्ध कह रहा है, तो ये हो जाएगी 6 - y। अब आप इसको आसानी से हल कर सकते हो। 6 - y बराबर 4। तो 6 - 4 बराबर y। तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा y बराबर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। इस प्रकार आप इसको हल कर सकते हो। धारा नाव वाले प्रश्न में आप जानते होंगे यदि वो एक दिशा में चलती है तो जो है चाल जुड़ जाती है, परंतु विरुद्ध चलती है तो चाल घट जाती है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 137। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा 10% कम कर दी जाए तो उसका आयतन कितना कम हो जाएगा? बात हो रही है घन की, यानी कि a की पावर 3। इसको भी आप दो तरीके से कर सकते हो।
पहला मेथड तो ये है, यहाँ पर 10% कम हो रहा है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, एक्स प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100, इससे भी आसानी से निकल जाएगा। परंतु यहाँ पर एक बार निकालने के बाद एक बार फिर निकालना पड़ेगा। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको। -10 माइनस की माइनस में गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा, ठीक है भाई, बटे 100। इसको काट दीजिए, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, इधर +1 तो माइनस का 19 हमारे पास आ जाएगा। अब 19 के साथ में एक बार फिर आपको 10 लेकर के हल करना है। देखिए -19 -10 प्लस 19 गुना 10 बटे 100, एक जीरो से एक जीरो हटा दीजिए, इधर हो जाएगा -29 प्लस, और 19 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.9 आएगा। अब आप इसको घटा लीजिए, 29 में से 1.9 को घटाएंगे। देखिए इधर से दाई ले लीजिए, कितना जाएगा 1, और यहाँ पर 8 में से 1 गया 7, और यहाँ पर 27.1 आ जाएगा। तो 27.1 कम हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। इससे क्या हो रहा है, थोड़ा बड़ा हो रहा है। दूसरा मेथड भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर हम 100% मान लेते हैं। अब आप इसको ऐसे हल कीजिए, 100 यहाँ पर लिख लीजिए, 90/100, फिर 90/100, फिर 90/100। इस 100 से इस 100 को काट दीजिए। ऊपर 3 जीरो हैं तो तीनों जीरो को आप काट दीजिए ऐसे करके, तो नीचे हमारे पास 10 बचा है। ऊपर आप 9 की गुणा कर लीजिए, 9 9 81, और 81 90 होते हैं 729। फिर आप इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये 72.9, ये हमारे पास आया है। तो कम कह रहा है तो 100 में से अब हमको घटा देना है 72.9। तो जैसे ही घटाएंगे 172, तो ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा। दोनों मेथड बताए हैं, जौन सा मेथड भी आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। प्रश्न नंबर 138 है, नीचे दिए गए अनुक्रम में प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आना चाहिए। जिन दोस्तों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, देखिए मेहनत के हिसाब से आपको वीडियो को लाइक कर देना है भाई, कंजूसी नहीं बरतनी है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, नंबर डाल लीजिए, ए का 1, जी का 7, एम का 13। तो यानी कि 6 के हिसाब से बढ़ोतरी हो रही है। तो 13 में 6 जोड़ने पर क्या आएगा 19 आएगा। 19 पर क्या होता है, एस होता है। एस तो परंतु सभी मेंशन किया गया है। अब आप जो है सेकंड टर्म पर चलिए, तो डी का 4 होता है, जे का 10 होता है, और पी का 16 होता है। तो 6 की बढ़ोतरी हो रही है। तो यहाँ पर भी आप 6 की बढ़ोतरी कर लीजिएगा। 16 में 6 जोड़ने पर 22 होते हैं, और 22 पर क्या आएगा, वी आएगा। तो वी तो 3 ऑप्शन में दिया गया है। अब लास्ट वाले को भी चेक करना पड़ेगा। तो जी का 7 होता है, एम का 13 होता है, तो 6 के हिसाब से बढ़ रहा है। तो एस का 19 होता है, 19 में आप 6 बढ़ जाइएगा, कितना हो जाएगा 25, और 25 पर क्या होता है, 25 पर तो वाई होता है, SVY, ऑप्शन सी राइट आंसर है। आसान था। प्रश्न नंबर 139 है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। 63:9 समानुपात प्रश्न चिन्ह अनुपात 14। कैसे इसने किया है, देखिए 6 और 3 को जोड़ने पर 9 प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए जिसको जोड़ने पर 14 प्राप्त हो रहा हो। तो पहला विकल्प ही सही है। 68 लिखा हुआ है, 6 + 8 कीजिएगा तो 14 प्राप्त हो जाएगा। अन्य किसी ऑप्शन में भी नहीं है इस प्रकार। तो ए विकल्प यहाँ पर सही आंसर था। रीजनिंग का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 140 है, वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इस प्रश्न को लगाइए। 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2027 के बीच कितनी बार 29 तारीख पड़ेगी। तो डेट और मंथ समान है, परंतु ईयर जो यहाँ पर चेंज है। पूछा है कितनी बार 29 तारीख पड़ेगी। तो 2022 से स्टार्ट कीजिएगा, 2022, 23, 24, 25,
26 और 27 1 जनवरी तक दिया गया है, तो 2027 नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो है कितनी 29 तारीख पड़ेंगी 2022 में? 11 पड़ेंगी, और 2023 में भी 11, 2024 में 12, क्योंकि ये किस प्रकार का वर्ष है? लीप ईयर है, और लीप ईयर में फरवरी जो 29 की होती है, इस प्रकार जो है 12 29 तारीख पड़ेंगी। यहाँ पर 11 और 26 वाले में भी 11, इन सभी को ऐड कर लीजिए। 11 पंजे 55 और 1 56, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों 140% हमने इस मॉक टेस्ट के कंप्लीट कर लिए हैं। सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जिन विद्यार्थियों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, तो वो ज़रूर वॉच करें, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन वहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए भाई, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।